तुम उसे क्या सजा दोगे जो शरीर से ईमानदार है लेकिन मन से चोर? और तुम उस व्यक्ति को क्या दंड दोगे जो देह की हत्या करता है लेकिन जिसकी अपनी आत्मा का हनन किया गया है? और उस पर तुम मुकदमा कैसे चलाओगे जो आचरण में धोखेबाज और जालिम है लेकिन जो खुद संत्रस्त और अत्याचार पीड़ित भी है? और क्या उन्हें सजा दोगे जिनको पश्चाताप पहले ही उनके दुष्कृत्यों से अधिक है? और क्या ये पश्चाताप ही उस कानून का दिया हुआ न्याय नहीं जिसका पालन करने का प्रयास तुम भी करते रहते हो? ये लेबनानी अमरीकी कवि खलील जिब्रान की कविता ऑन क्राइम एंड पनिशमेंट का हिस्सा है। न्यायाधीशों को समर्पित ये कविता न्याय के आधारों पर अपना भरोसा टटोलने की कोशिश है। न्यायाधीशों से ये सवाल पूछती है कि क्या न्याय का समान वितरण निश्चित किया जा सकता है? आप पूछेंगे कि हम ये कविता क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि आज के लल्लन टॉप शो में हम न्याय पर बात करेंगे। कैसे ऑपरेशन सिंदूर के बहाने न्याय की भाषा महाराष्ट्र और दिल्ली की पुलिस तक पहुंचती है, कैसे न्याय जयपुर के उन 4 सैनिटेशन वर्कर्स से दूर छिटक जाता है जिन्हें जबरन सेप्टिक टैंक में उतार दिया गया। हत्या होती है, मुकदमा लापरवाही का लिखा जाता है। न्याय 7 लोगों को इस परिवार को भी चाहिए जिसने एक बंद गाड़ी में पंचकूला की सड़क पर जान दे दी। क्यों? क्योंकि सर पर करोड़ों का कर्ज था। उनके परिवारों के न्याय की भी बात क्यों ना करें जिन्होंने दिल्ली से सैकड़ों किलोमीटर दूर झारखंड के एक छोटे से कस्बे में जान दी और खबर हमेशा की तरह देर से दिल्ली पहुंची। उचित न्याय उन 3 टोल वर्कर्स के भी हिस्से आना चाहिए जिन्हें दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से वीडियो लीक करने के लिए बर्खास्त कर दिया गया और सड़क पर संभोगरत नेताजी ने बाहर आकर कहा, मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरा वीडियो AI से बनाया गया था। तो ये आज की बड़ी खबरें हैं और सुर्खियां। ऑपरेशन सिंदूर की बात जहां बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स द्वारा की गई पाकिस्तान की पोल खोल चर्चा में रही, साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गुजरात में दिया गया भाषण जहां सरदार पटेल को नए संदर्भों में याद किया गया। चर्चा उन नेताओं की भी करेंगे जो देश का पक्ष रखने विदेशों में गए और पाकिस्तान की बखिया उधेड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी। साथ में बात एक पारिवारिक कलेश की जो सोशल मीडिया और पत्रकार वार्ताओं तक आ गया है। परिवार से तथाकथित बेदखली के बाद तेज प्रताप यादव का पहला ट्वीट आया और उनकी तरह बेदखल उनके मामा सुभाष यादव का बयान अनुष्का यादव के भाई आकाश यादव का भी आया। नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप शो। Brought to you by Sharda University, Sensodyne-K and Candid. Where the software engineer meets the cool UI UX designer, the world comes together at Sharda University. सबसे पहले बात बॉम्बे हाईकोर्ट की, जहां आज महाराष्ट्र पुलिस को समझाइश दी गई कि वो एक छात्रा के साथ अपराधी जैसा बर्ताव ना करे। संदर्भ क्या है? महाराष्ट्र की पुलिस ने एक 19 साल की इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रही स्टूडेंट को गिरफ्तार कर लिया। क्यों? क्योंकि इस स्टूडेंट ने 7 मई को अपने इंस्टाग्राम पर ऑपरेशन सिंदूर पर एक आलोचनात्मक टिप्पणी लिखी थी। बवाल हुआ तो 2 घंटे के भीतर छात्रा ने अपनी पोस्ट डिलीट की, माफी भी मांगी। लेकिन 9 मई को महाराष्ट्र पुलिस ने उस पर केस दर्ज किया और हिरासत में लिया। जो धाराएं लगाई गई वो आपको स्क्रीन पर नजर आ रही हैं। निचली अदालत ने न्यायिक हिरासत में भेजा तो छात्रा को पुणे की यरवदा जेल बंद कर दिया गया। इंजीनियरिंग कॉलेज ने छात्रा को सस्पेंड कर दिया, परीक्षाएं छूट गई। उसके बाद उसने बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। जस्टिस गौरी गोडसे और जस्टिस सोमशेखर सुंदरसन की खंडपीठ ने सुनवाई की। पीठ ने महाराष्ट्र पुलिस पर यह टिप्पणी की। राज्य और कॉलेज अधिकारी उसे सुधारने का प्रयास करने के बजाय उसके साथ अपराधी जैसा व्यवहार कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि पुलिस अधिकारी उसकी जिंदगी बर्बाद करने पर तुले हैं और कॉलेज भी ऐसा ही कर रहा है। हमारे अनुसार ये चौंकाने वाला है कि पोस्ट डिलीट करने के बाद 9 मई को उसके खिलाफ FIR दर्ज की गई, जबकि उसने डिलीट करने के साथ साथ माफी भी मांगी थी। इसके बाद अदालत ने छात्रा को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया और कहा कि वो परीक्षा में शामिल हो सकती है और कॉलेज चाहे तो इसके लिए उसको अलग कमरा मुहैया कराए। इसके साथ ही अदालत ने छात्रा को भी समझाइश देते हुए कहा, हमें ये आश्वासन चाहिए कि स्टूडेंट भविष्य में सोशल मीडिया पर ऐसी गतिविधियों में शामिल नहीं होगी और जिम्मेदारी से इस मीडियम का इस्तेमाल करेगी। समझाइश की बात हो रही है तो दिल्ली की अदालत से आई एक खबर जान लीजिए। जिक्र प्रदेश के यानी दिल्ली के कानून और न्याय मंत्री कपिल मिश्र का। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने कपिल मिश्र से जुड़े मामले में दिल्ली पुलिस को फटकार लगाई। मामला कपिल की सोशल मीडिया पोस्ट से जुड़ा है जो उन्होंने साल 2020 में CAA और NRC के विरोध प्रदर्शनों के दौरान किया था। एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट वैभव चौरसिया ने कहा कि पुलिस ने अदालत के बार बार आदेशों के बावजूद जांच में लापरवाही बरती। जज ने कहा,
अदालत ने 20 मार्च 2024 से 8 अप्रैल 2025 तक कई बार कपिल मिश्र के एक्स यानी पूर्व ट्विटर हैंडल से सबूत जुटाने के लिए कहा, पर पुलिस नाकाम रही। उन्होंने पुलिस को जरूरी सबूत जुटाने के लिए कहा और बोले कि जांच एजेंसी की ओर से कोई मौजूद नहीं है और इस लापरवाह रवैये पर सख्त टिप्पणी करने से पहले हम दिल्ली पुलिस के आयुक्त का ध्यान इस मामले की स्थिति और एजेंसी के अपर्याप्त जवाब की ओर खींचते हैं। कपिल मिश्र पर 2020 के विधानसभा चुनाव के दौरान शाहीन बाग में नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर यानी एनआरसी के खिलाफ प्रदर्शन को लेकर नफरत फैलाने वाले बयान देने का आरोप है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक कपिल ने कथित तौर पर कहा था कि दिल्ली में छोटे छोटे पाकिस्तान बन रहे हैं और शाहीन बाग में पाकिस्तान की एंट्री हो गई है। उन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट में यह भी कहा था कि 8 फरवरी 2020 को जो चुनाव का दिन था, दिल्ली की सड़कों पर भारत बनाम पाकिस्तान का मुकाबला होगा। कपिल के खिलाफ मामला जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 125 के तहत दर्ज किया गया। ये धारा चुनाव के दौरान समुदायों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने के मामले में लगाई जाती है। आज सुनवाई हुई तो कपिल के वकील पवन नारंग ने कोर्ट में कहा कि उन्होंने किसी धर्म या समुदाय के खिलाफ कुछ नहीं कहा, बल्कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की नीतियों और विचारधाराओं की आलोचना की। उन्होंने कहा, यानी वकील साहब ने, कि कपिल मिश्र ने दो धार्मिक समूहों को एक दूसरे के खिलाफ नहीं भड़काया। इस मामले की अगली सुनवाई 7 जुलाई को होगी। SLS और पैराबेन गॉन, तो उसका करंट ऑन। What then? इसके पोटेशियम आयंस करें टूट का करंट गॉन, लाइफ का करंट ऑन। ये बातें न्याय की हो रही हैं, लेकिन अन्याय की सारी सुनवाइयां अदालत की दहलीज तक नहीं पहुंचती। बात करते हैं राजस्थान के जयपुर की, जहां सेप्टिक टैंक में दम घुटने से 4 मजदूरों की मौत हो गई। उन्हें बचाने के लिए 4 और मजदूर उतरे थे, जिनमें से 2 अस्पताल में अभी भी भर्ती हैं, 2 को डिस्चार्ज कर दिया गया। बताया जा रहा है कि मजदूरों ने टैंक में उतरने से मना किया था। तेज गर्मी के चलते केमिकल युक्त पानी से जहरीली गैस फैलने का अंदेशा जताया, पर बात सुनी नहीं गई। प्रेशर बनाया गया, कहा गया टैंक में उतरकर काम करेंगे तो वेतन के अलावा एक्स्ट्रा पैसे मिलेंगे। जिसके बाद बिना किसी सुरक्षा और जरूरी उपकरण के मजदूर सफाई के लिए 10 फीट गहरे सेप्टिक टैंक में उतरे, पर वापस जिंदा नहीं लौटे। इंडिया टुडे के विशाल शर्मा की रिपोर्ट के मुताबिक जयपुर में सीतापुरा के जी ब्लॉक में अचल ज्वेलर्स है। वहां सोमवार रात 8 बजे मजदूर अमित और रोहित सबसे पहले टैंक में उतरे। कुछ देर बाद दोनों की हालत खराब हुई तो वे मदद के लिए चिल्लाने लगे, जिसके बाद उन्हें बचाने के लिए मजदूर संजीव और मुकेश सहित 2 और अंदर उतरे। एक एक कर सब बेहोश हो गए। आनंद फानन में सबको महात्मा गांधी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने 4 को मृत घोषित कर दिया। पुलिस इस मामले में FSL की मदद से सबूत जुटाने का काम कर रही है। चाकसू ACP सुरेंद्र सिंह ने बताया कि अचल ज्वेलर्स में रिफाइनरिंग का काम करने वाले मजदूर ठेकेदार के जरिए लगे थे। फैक्ट्री में बनने वाली ज्वेलरी की सफाई का केमिकल युक्त पानी फैक्ट्री के सेप्टिक टैंक में जमा होता है, जिसकी सफाई के लिए मजदूरों को उतारा गया था। मृतक के परिवार की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया है। फैक्ट्री में कारीगर जब गहने बनाते हैं तब कटिंग, स्टोन सेटिंग और निर्माण प्रक्रिया के दौरान सोने चांदी के कण निकलकर गिरते हैं। छोटे कारीगर कचरे को बाहर नहीं फेंकते और फैक्ट्री में से निकले गंदे पानी को भी एक जगह जमा कर उससे सोने चांदी के वेस्टेज को रिकवर करते हैं। बड़ी फैक्ट्रियों में गहने बनाने के दौरान निकले रसायन वाले पानी को एक खास सेप्टिक टैंक में भेजा जाता है, जिसमें ठोस कचरे के साथ साथ सोने चांदी के कण होते हैं, जो गाद के रूप में जमा होते हैं। समय समय पर निकालकर इससे धातुओं को रिकवर किया जाता है। सोमवार को भी इसी के लिए मजदूरों को उतारा गया, लेकिन तैयारी दुरुस्त नहीं थी, सुरक्षा के उपकरण नहीं थे और कुछ लोगों का लालच कुछ गरीब लोगों की जिंदगी पर भारी पड़ा। घटना को लेकर सवाल उठ रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीजेपी सरकार पर सवाल उठाते हुए लिखा कि पिछले 10 दिन में ही डीग, बीकानेर और अब जयपुर में सेप्टिक टैंक एवं गटर की सफाई करते हुए 11 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। ऐसा लगता है कि राज्य सरकार को सफाई कर्मचारियों की ओर ध्यान नहीं। बजट में मशीनें खरीदने की घोषणा की गई, पर अब तक कागजों में है। आखिर नींद कब टूटेगी? अब कुछ अतीत जान लेते हैं। 19 मार्च 2025 को संसद में एक सवाल के जवाब में केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्य मंत्री रामदास अठावले ने बताया था कि नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारीज यानी NCSK की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 2 साल यानी 2023 और 2024 के दौरान सीवर और सेप्टिक टैंक की खतरनाक सफाई के चलते 113 लोगों की मृत्यु हुई। सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई करने वाले लोगों की जाति को लेकर भी विंटर सेशन में आठवले ने एक जवाब दिया था कि ये सफाई जाति आधारित नहीं, व्यवसाय आधारित है। हालांकि आंकड़ों से पता चलता है कि देश भर में लगभग 92% सीवरेज और सेप्टिक टैंक वर्कर्स SC, ST और OBC समुदायों से हैं। संसद में ही पेश आंकड़ों के अनुसार 2019 और 2023 के बीच देश भर में सीवर और सेप्टिक टैंक की खतरनाक सफाई से कम
377 लोगों की मौत हुई। ये वो हैं जो सरकारी आंकड़ों में दर्ज है। इसी साल जनवरी में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली समेत 6 महानगरों में सीवर की मैनुअल सफाई को पूरी तरह से बंद करने का आदेश दिया है। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु और हैदराबाद इसमें शामिल हैं। 2014 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक सीवर या सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान किसी कर्मचारी की मौत होने पर पीड़ित परिवार को 10 लाख का मुआवजा दिया जाना है। 2023 के अक्टूबर में सुप्रीम कोर्ट ने कई मामलों में मुआवजे की राशि बढ़ाकर 30 लाख भी की। इसके बावजूद आज भी कर्मचारियों को बिना सुरक्षा के उतारा जाता है। ठेकेदार मनमानी करते हैं। सरकारी एजेंसीज कहती हैं कि हम इस काम में सीधे शामिल नहीं। बाद में जांच के नाम पर लीपापोती होती है। इसलिए नजीर पैदा करने वाला कोई फैसला अब तक नहीं आया। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सोल्यूशन। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, हटा खुजली, लगा कैंडिड। नज़ीर की बात कर रहे हैं तो अब हरियाणा के पंचकूला चलते हैं, जहां के सेक्टर 27 में एक खाली प्लॉट के पास 26 मई की तारीख को एक हुंडई कार खड़ी पाई गई। इसमें एक व्यवसायी, उनकी पत्नी, 3 बच्चे और माता पिता मौजूद थे। पर जब झांक कर कार में देखा गया तो पाया गया कि पिछला शीशा तौलिए से ढका है। पूछने पर परिवार ने कहा कि वो एक बाबा के कार्यक्रम के लिए आए थे, होटल नहीं मिला इसलिए कार में सो रहे। कुछ देर बाद लोगों ने देखा कि परिवार के सदस्यों ने एक दूसरे पर उल्टी की। फिर एक व्यक्ति को कार से निकाला गया जो उस समय सांस ले रहा था, बाकी बेहोश। उसने कहा, हम कर्ज में डूबे हैं इसलिए जहर खाया है। घटना की सूचना मिलने पर पंचकूला की डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस हिमाद्री कौशिक, असिस्टेंट कमिश्नर विक्रम नेहरा और दूसरे अधिकारी पहुंचे। देखा कि संदिग्ध हालत में कार में लोग बैठे हैं, ज्यादातर अर्धमूर्छित। सभी को पास के ओजस अस्पताल ले जाया गया पर किसी की जान नहीं बच पाई। इनके नाम, व्यवसायी का नाम प्रवीण मित्तल, पत्नी का नाम रीना, माँ का नाम विमला, पिता का देशराज, 11 साल की जुड़वा बेटियां ध्रुविका और दलीशा और 14 साल का बेटा हार्दिक। मैंने टॉर्च जला के फोन की देखा कि क्या हुआ है। देखा सबने एक दूसरे के ऊपर उल्टी करी हुई थी। मैंने कहा जी कोई और दिक्कत है। मैंने कहा आप गाड़ी से बाहर आ जाओ। मैंने बाहर निकाला, उनको चाबी उनसे मांगी, यहाँ बिठा लिया मैंने रैंप के ऊपर इनको। वो कहते हैं भी हमारे ऊपर कर्जा है, भी हम क्या कहते हैं बैंक का कर्जा ज्यादा हमारे ऊपर, भी मैं भी मरने वाला हूँ 5 मिनट के अंदर बस। तो ऐसे करते करते वो भी नीचे गिर गए और जो गाड़ी में थे सारे वो ऑलमोस्ट मर चुके थे, क्योंकि मैंने हिला के देखा उनको कोई नहीं हिल रहा था। देखिए, कल रात को करीब 10 बजे हम लोगों को एक इन्फॉर्मेशन मिली है कि 7 लोगों ने एक ही कार के अंदर सुसाइड किया है और उसके बाद उन लोगों का हम लोगों ने फोरेंसिक टीम को वहां बुलाया है। सारी इन्वेस्टिगेशन हम लोगों ने किया है, उसका सोशल मीडिया अकाउंट्स, उसके बैंकिंग, उसका सीसीटीवी फुटेज, उसकी कॉल रिकॉर्ड्स, ये सारी पुलिस खंगाल रही है। एक सुसाइड नोट के ऊपर ही हम लोग प्राइमा फेसी पे हम लोगों को ये लग रहा है, उसके बाद की आगे वाली कार्रवाई बतला दी जाएगी। पुलिस को कार से 2 पन्नों का नोट मिला। इसमें प्रवीण ने लिखा कि मैं दिवालिया हो गया हूँ, इसके लिए मैं ही जिम्मेदार हूँ। मेरे ससुर को परेशान ना किया जाए। परिवार का अंतिम संस्कार मेरे चचेरे भाई करेंगे। प्रवीण ने सब परिवार जान दी। शुरू में किसी को समझ नहीं आया असल में हुआ क्या, पर धीमे धीमे कहानी खुली। वो मूल रूप से हरियाणा के हिसार के रहने वाले थे। एक आध दशक पहले परिवार के साथ पंचकूला शिफ्ट हुए। तब हिमाचल में स्क्रैप रिसाइकलिंग की एक फैक्ट्री चलाते थे। ठीक ढंग से नहीं चल पाई, बैंक का कर्ज था, नहीं पट पा रहा था। धीमे धीमे स्थिति ये कि बैंक ने प्रवीण की फैक्ट्री जब्त की। इंडिया टुडे के अमन भारद्वाज की रिपोर्ट के मुताबिक इसके चलते हुए पंचकूला से एकदम से गायब होकर देहरादून शिफ्ट हो गए। प्रवीण और उनका परिवार 2020 से 2023 के अंत तक देहरादून रहा। वहाँ पर एक टूर एंड ट्रैवल एजेंसी शुरू की जिसमें उन्हें भारी आर्थिक नुकसान हुआ। खर्च निकालने के लिए टैक्सी चलाना भी शुरू किया। वो मेरे भाई की शादी में 30 अप्रैल को भी आए थे, अभी लास्ट मंथ। ठीक है, हम मिले जुले। हमने समारोह कहाँ पर था? दिल्ली में। सब कुछ बना, उनकी पूरी फैमिली आई थी, हमने सबने एंजॉय किया। बट उन्होंने क्यों ऐसा किया, उन्होंने बताते थे कि कर्ज है या क्या? 2007 में जब वो यहाँ से रहना हुए उनको ऊपर लॉसेस था। 2013-14 में हमारे घर पे आए वो 6-7 साल बाद, तब उन्होंने बताया था कि हाँ उनको नुकसान हुआ है। बट उसके बाद उन्होंने कभी भी ऐसी कोई फाइनेंशियली की दिक्कत नहीं बताई कि हाँ मैम फाइनेंशियली प्रॉब्लम में है क्या नहीं। इंडियन एक्सप्रेस में प्रवीण के ससुर राकेश गुप्त का बयान छपा है। उन्होंने पुलिस को बताया कि प्रवीण से पिछले 10 साल से कोई संपर्क नहीं था और ये भी कि उन्होंने करीब 1 करोड़ रुपए का कर्ज लिया था जो वो चुका नहीं पाए। राकेश ने बताया कि प्रवीण और उनका परिवार पिछले कुछ महीनों से पंचकूला के मनसा देवी कॉम्प्लेक्स में किराए के मकान में था और वो अपनी बेटी रीना की आर्थिक मदद करते थे। उन्होंने बच्चों को चंडीगढ़ के सेक्टर 22 के स्कूल में दाखिला करवाया। 26 मई को प्रवीण अपने परिवार के साथ पंचकूला में कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री की कथा सुनने गए थे। कथा के बाद उन्होंने सेक्टर 27 में कार रोकी, फिर विषाक्त पदार्थ खाकर मौत को गले लगा लिया। आप झारखंड का रुख करते हैं। खबर सिर्फ इसलिए ताकि देर से पहुंची खबर की आपको सनद दिला दें। भौगोलिक दूरी से खबर की संवेदनशीलता नहीं घटनी चाहिए। कुछ दिन पुरानी खबर है 24 मई की। सरायकेला जिले के चित्रगुप्त नगर में एक परिवार के 4 लोगों के शव मिले। 40 साल के कृष्ण कुमार गम्हरिया में एक स्टील प्लांट में सीनियर मैनेजर थे। पत्नी डोली देवी और 2 बेटियों के साथ जान दे दी। दोनों बेटियां नाबालिग।
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 8 मई को कृष्ण कुमार के कैंसर होने की खबर पता चली, जिसके बाद से पूरा परिवार डिप्रेशन में चला गया। इस बात की तस्दीक कृष्णा के पिता शुभेंद्र तिवारी ने भी की। टाइम्स ऑफ इंडिया में सरायकेला के सब डिविजनल पुलिस ऑफिसर समीर सवैया का बयान आया। उन्होंने बताया कि घर से एक संदेश मिला, जिसके मुताबिक उन्होंने पत्नी और परिवार के भविष्य की चिंता के चलते ये कदम उठाया। अपराध कथाएं चल रही हैं, पर मैं आपको ठहर कर कहूँगा, जिंदगी में कितनी भी मुश्किलें आए, मृत्यु उनका जवाब नहीं है। अब दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का रुख करते हैं। ये इस एक्सप्रेसवे का सबसे अनचाहा विज्ञापन है, हर कोई बात कर रहा है। मध्य प्रदेश के भाजपा नेता धाकड़ को जमानत मिल गई। इल्जाम, उन्होंने मंदसौर से गुजर रहे एक्सप्रेसवे पर संभोग किया, जो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। 26 मई की रात मंदसौर जिला अदालत ने उन्हें जमानत दी। बाहर आए तो दावा किया कि उन्हें फर्जी वीडियो के जरिए बदनाम करने की साजिश रची गई। आज तक न्यूज चैनल से बातचीत में बोले, वायरल वीडियो फर्जी है, मैं उसमें नहीं था और गाड़ी भी मेरी नहीं थी। उनके वकील संजय सोनी ने कहा कि बिना जांच पड़ताल के मनोहर लाल धाकड़ को गिरफ्तार किया गया, जबकि वीडियो एआई से बना हुआ था। केवल उस वायरल वीडियो के आधार पर प्राइमा फेसिया मनोहर लाल जी धाकड़ को आरोपी बनाया गया था। हमारा ऐसा कहना है कि वायरल वीडियो को इन्वेस्टिगेट करा जाए, फॉरेंसिक में भेजा जाए। एआई का आज का ज़माना है। एआई के ज़माने में वीडियो के साथ एडिटिंग करना, काट छाट करना, उसको काट छाट करके पेश करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है आज एआई के ज़माने में। इस बीच एक और खबर आई कि धाकड़ का वीडियो वायरल करने के इल्जाम में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया से जुड़े 3 कर्मचारियों को नौकरी से निकाला गया। ये एनएचएआई के साथ कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाली रोड मेंटेनेंस एवं मॉनिटरिंग कंपनी एमकेसी से जुड़े थे। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक धाकड़ ने हाईवे के कुछ कर्मचारियों पर ब्लैकमेलिंग का इल्जाम भी लगाया और कहा कि ये पैसा मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि न मिलने पर पूरा सीसीटीवी वीडियो वायरल कर दिया जाएगा। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और ब्लैकमेलिंग के पहलुओं पर भी पड़ताल हो रही है। पर जानकार सवाल उठा रहे हैं, अगर वीडियो फर्जी था और एआई की मदद से बनाया गया तो लीक करने का वीडियो का इल्जाम कैसे और कर्मचारियों की बर्खास्तगी किस बिना पर? बड़ी खबर यहीं तक, अब सुर्खियों की बारी। पहली सुर्खी में बात ऑपरेशन सिंदूर पर। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी बीएसएफ ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया और इसमें एक नया वीडियो जारी किया। देखा जा सकता है बीएसएफ ने पाकिस्तान में मौजूद बॉर्डर ऑपरेटिंग पोस्ट को तबाह किया। इस दौरान जम्मू फ्रंटियर के बीएसएफ आईजी शशांक आनंद ने मीडिया को संबोधित करते हुए ये कहा, 7 मई को जब ऑपरेशन सिंदूर को लॉन्च किया गया, उसके बाद से लेके और जो आगे की घटना घटी, जो आप सबकी जानकारी में है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के सभी जवानों ने सीमा के नजदीक डटकर अपने देश की सीमा की रक्षा करी है। हमारे बहादुर जवानों ने इस क्रॉस बॉर्डर फायरिंग के दौरान भी उन पोस्टों को मैन किया, उसमें डटे रहे और दुश्मन का मुंह तोड़ जवाब दिया। और इन पोस्ट्स में हमारी बहादुर महिला कर्मी भी तैनात रही हैं। अगली सुर्खी में बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात दौरे की। 2 दिन के दौरे पर गए पीएम ने दूसरे दिन राजधानी गांधीनगर में 2 किलोमीटर लंबा रोड शो किया। फिर गुजरात की शहरी विकास यात्रा के 20 साल पूरे होने के जश्न में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि कश्मीर में आतंकवादियों को 1947 से ही कड़ाई से निपटा जाना चाहिए था। आज भारत जो आतंकवाद झेल रहा है, ये उसी आतंक का विकृत रूप है जो दशकों से देश को परेशान कर रहा है। पहलगाम में भी उसी का विकृत रूप था। 75 साल तक हम झेलते रहे हैं और पाकिस्तान के साथ जब युद्ध का नौबत आई, तीनों बार भारत की सैन्य शक्ति ने पाकिस्तान को धूल चटा दी। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम लेकर कांग्रेस पर निशाना भी साधा। मां भारती का एक हिस्सा आतंकवादियों के बलबूते पर, मुजाहिदों के नाम पर पाकिस्तान ने हड़प ले लिया। अगर उसी दिन इन मुजाहिदों को मौत के घाट उतार दिया गया होता और सरदार पटेल की इच्छा थी कि पीओके वापस नहीं आता है तब तक सेना रुकनी नहीं चाहिए, लेकिन सरदार साहब की बात मानी नहीं गई।
अब बात सांसदों और राजनयिकों के डेलीगेशन की जो भारत की आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई को बताने दुनिया भर में घूम रहे हैं। कुवैत में भारतीय समुदाय से बातचीत करते हुए हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने पाकिस्तान को खरी खोटी सुनाते हुए कहा कि पाकिस्तान मिडिल ईस्ट में मनी लॉन्ड्रिंग और हवाला के जरिए भारत के खिलाफ आतंकी समूहों को समर्थन देता है। The last meeting about the grey list in Germany, it was held. Before that meeting, Pakistan was saying Sajid Mir is dead. Now, for people who don't know, Sajid Mir was one of the main conspirators, planners of the 26/11 ghastly terrorist attack which took place in Mumbai. In fact, Sajid Mir was the one who told that Dawood to change his name to David Headley. So, till that time, Pakistan was saying he's dead. But immediately when the FATF meeting was being held, Pakistan came and said he's alive, and our courts have given him a sentence also. So in Pakistan, people can be dead, people can be alive also. That is how that whole system works over there. आज हम लोग जाएंगे नेशनल असेंबली और सेनेट, वहाँ के अपने संसद के मित्रों से, विदेश नीति, विदेश विभाग के जो टीम है उनसे मिलेंगे और बाकी इंडिया कॉकस है उससे मिलेंगे। तो फ्रांस में जो आतंकवाद के खिलाफ भारत का संदेश है वो काफी समझा जा रहा है। ट्रेड एंड टॉक कैनॉट गो टुगेदर, टेरर एंड टॉक कैनॉट गो टुगेदर, और पूरी दुनिया को एक स्वर में आतंकवाद पर बोलने की आवश्यकता है। अब बारी कश्मीर की, जहां सूबे की सरकार ने 2 दिन की विशेष कैबिनेट बैठक बुलाने के लिए जगह चुनी श्रीनगर के सिविल सचिवालय से दूर पहलगाम का एक रिजॉर्ट। मकसद आतंकी हमले के बाद पर्यटकों को विश्वास दिलाना और विश्वास बढ़ाना और दुनिया को संदेश देना कि कश्मीर सुरक्षित है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने एक्स पर लिखा कि हम पहलगाम में कैबिनेट मीटिंग की अध्यक्षता करने आए हैं, जहां हम स्थानीय लोगों के साथ एकजुटता का संदेश देंगे। हम उन सभी पर्यटकों का भी शुक्रिया अदा करने आए हैं जो धीमे धीमे कश्मीर और पहलगाम की ओर लौट रहे हैं। लेकिन मेरी हुकूमत के तरफ से मुकम्मल ये कोशिश रहेगी कि हम टूरिज्म को यहाँ के हालात से जो है इंसुलेट करें। हम चाहते हैं कि दुनिया जम्मू कश्मीर की टूरिज्म को एक इकोनॉमिक एक्टिविटी के तौर पे देखे बनिस्बत के किसी और तौर पे। कोशिश है कि आहिस्ता आहिस्ता टूरिज्म का सिलसिला जो है वो जम्मू कश्मीर में और खासकर कश्मीर की वादी में दोबारा शुरू हो जाए। ये कदम ऐसे वक्त में आया जब कश्मीर में पर्यटन को भारी नुकसान हुआ है। लोगों का कहना है कि 90% तक बुकिंग रद्द हो चुकी है। इससे पहले 24 मई को दिल्ली में पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की बैठक हुई थी, जिसमें उमर अब्दुल्ला ने संसदीय सलाहकार समिति, संसदीय स्थायी समिति और पब्लिक सेक्टर यूनिट की बैठकें जम्मू कश्मीर में आयोजित कराने का सुझाव दिया था, जिससे लोगों के मन में सुरक्षा को लेकर डर कम हो। अगली सुर्खी, अब तक बातें ऑपरेशन सिंदूर के आलोक में हो रही थी। अब जिक्र उस खबर का जहां सिंदूर की दुहाई दी जा रही है। परिवार से निष्कासित पूर्व राजद नेता तेज प्रताप यादव ने पूरे प्रकरण के बाद पहली बार चुप्पी तोड़ी और खुशी जताई कि वो बड़े पापा ताऊजी बन गए हैं। दरअसल तेजस्वी यादव और उनकी पत्नी राष्ट्रीय यादव को 26 मई को कोलकाता के अस्पताल में एक बेटा हुआ। इसके बाद तेज प्रताप ने सोशल मीडिया पर लिखा, मुझे बड़े पापा बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। छोटे भाई तेजस्वी प्रसाद यादव एवं राष्ट्रीय यादव को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। भतीजे को मेरा स्नेहिल आशीर्वाद एवं शुभ प्यार। पर बयान सिर्फ यहीं तक नहीं थे। जिन महिला अनुष्का यादव के साथ तेज प्रताप की तस्वीरें वायरल हुई, उनके भाई आकाश यादव ने भी आज मीडिया से बात की और कहा, लालू यादव खुद को क्या मुगले आजम के रूप में देखना चाहते हैं या ठाकुर भानु प्रताप के रूप में? ऐसा हुआ तो एक दिन हीरा ठाकुर पैदा हो जाएगा। अगर आप नहीं समझ पाए तो ये कालजयी फिल्म सूर्यवंशम का रेफरेंस है। पार्टी से निकालने की ये गलती जो कर बैठे हैं तेजस्वी यादव जी, तेज प्रताप यादव जी अगर बिहार में निकल जाएंगे ना तो वो भूल जाए मुख्यमंत्री का सपना। मैं तस्वीर और वीडियो को नहीं मानता। मैं तस्वीर और वीडियो में जो व्यक्ति हैं जब वो अपने मुंह से आकर बैठकर जब बात करके बताएंगे तब मैं उसको। प्रताप यादव के बयान का इंतजार कर रहे हैं आप लोग? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उनके भी बयान का इंतजार कर रहे हैं और हम अपनी छोटी बहन का भी बयान का इंतजार कर रहे हैं। जो जैसा बात होगा पूरे सच्चाई के साथ हम लोग पटल पे रखने का काम करेंगे। वहीं तेज प्रताप के मामा, जो एक समय खुद परिवार से निर्वासित किए गए थे, उनका भी बयान आया। उन्होंने कहा, तेजस्वी यादव चाहते थे कि तेज प्रताप पूरी तरह से साइड हो जाएं ताकि लालू जी का सब कुछ उन्हें मिल जाए। इसी वजह से तेज प्रताप को परिवार से निकाला गया है। तेज प्रताप जी लगातार लोगों को अनाप शनाप बोलते रहे, तब आप नहीं निकाले।
गैरों को बोलते रहे नहीं निकाले, आज कौन चीज कर दिए? आज तक कुछ नहीं किए। वो तो फोटो एक आया था, और जब फोटो एक आया था तो उस पर बात करते, वो फोटो सही है कि गलत है, खराब है, नहीं है। इसमें निकालने के बाद में जो हर आदमी शंका के घेरे में आ गया, ये क्या है भाई, सही बात है क्या, सही बात है क्या? जे लालू जी एक्शन ले लिए, ये नहीं होनी चाहिए। तेजस्वी तो चाहिए रहे जो तेज प्रताप अलग हो जाए, जब हम लालू जी को पूरा बटोर लें, वो तो चाहिए रहे। तेज प्रताप जी बड़े बेटा हैं, और अभी नहीं खुल के आएंगे तो कब आएंगे भैया? फिर अब वो 20 साल भी लटक जाएंगे। आज का ललन टॉप शो यहीं समाप्त होता है। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुभ रात्रि।